हाय गाइस, अमुदुल वर्मा। आज हम ओवरकमिंग ग्रेविटी बुक का चैप्टर 2 कवर करेंगे। तो हमारा चैप्टर 2 है फिजियोलॉजी ऑफ स्ट्रेंथ एंड हाइपरट्रॉफी। तो इसके अंदर भी हमारे 6 सब टॉपिक्स हैं। तो पहला है व्हाट इज स्ट्रेंथ, दूसरा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मोटर यूनिट्स एंड मसल फाइबर टाइप्स, तीसरा है न्यूरल एडेप्टेशंस फॉर स्ट्रेंथ, फोर्थ है द रोल ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और फिफ्थ है मैकेनिज्म ऑफ हाइपरट्रॉफी, और सिक्स्थ है ओपन एंड क्लोज चेन एक्सरसाइजेज। तो चलिए व्हाट इज स्ट्रेंथ को कवर करते हैं। तो इस टॉपिक में स्टीवन लो ने स्ट्रेंथ की एक इक्वेशन दी है, स्ट्रेंथ इक्वल्स टू न्यूरल अडेप्टेशंस इनटू मसल क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जो न्यूरल अडेप्टेशंस होते हैं इसके अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं, रिक्रूटमेंट, फायरिंग रेट, एंटागनिस्ट मसल इनहिबिशन, और ये सब सारी चीज़ें आती हैं। हम आगे समझेंगे इन चीज़ों को। और मसल क्रॉस सेक्शनल एरिया ये एक फैंसी टर्म है हाइपरट्रोफी का, जिसका मतलब होता है इंक्रीज इन मसल साइज। चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मोटर यूनिट्स एंड फाइबर टाइप्स। तो इस टॉपिक में पहले आपको मसल फाइबर टाइप समझना चाहिए। वैसे काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश करूँगा। तो जो हमारे स्केलेटल मसल्स होते हैं उसके अंदर हमारे स्लो टिच और फास्ट टिच मसल फाइबर्स होते हैं। ट्विच का मीनिंग होता है कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जो स्लो टिच मसल फाइबर्स होते हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन स्पीड लो होती है, और जो फास्ट टिच मसल फाइबर्स होते हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन स्पीड हाई होता है। जो हमारे स्लो टिच मसल फाइबर्स होते हैं इसके अंदर आता है हमारा टाइप 1 मसल फाइबर, और जो फास्ट टिच मसल फाइबर होते हैं उसके अंदर आते हैं हमारे टाइप 2A और टाइप 2B। टाइप 2B को टाइप 2X भी कहते हैं हम। तो जो टाइप 2B होता है मसल फाइबर, ये हमारा बहुत जल्दी थक जाता है, ये रैपिडली फटीग हो जाता है। तो इसकी फटीग रेजिस्टेंस जो होती है वो काफ़ी लो होती है। और जो टाइप 2A मसल फाइबर होते हैं ये इनकी फटीग रेजिस्टेंस मीडियम होती है, मतलब कि ये टाइप 2B के मुकाबले ज़्यादा काम कर पाते हैं। और जो टाइप 1 मसल फाइबर होता है इसकी फटीग रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होती है। यूजुअली जो स्लो टिच मसल फाइबर्स होते हैं वो एंड्योरेंस बेस्ड होते हैं, और जो पावर मूव्स होते हैं उसमें हमारे काम में आते हैं फास्ट टिच मसल फाइबर्स। तो एरोबिक एक्टिविटीज़ में हमारे स्लो टिच मसल फाइबर्स काम में आते हैं, और एनारोबिक एक्टिविटीज़ में हमारे फास्ट टिच मसल फाइबर्स काम में आते हैं। तो जैसे लो इंटेंसिटी की एक्सरसाइज हो गई, जैसे रनिंग हो गई, जॉगिंग हो गई, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग हो गई, उसमें आपके आ जाते हैं स्लो टिच मसल फाइबर, यानी कि टाइप 1 मसल फाइबर काम में आता है। और जो मीडियम इंटेंसिटी की एक्सरसाइज होती है उस जैसे 400 मीटर या 800 मीटर रनिंग, या फिर पुशअप्स पुलअप्स ले लीजिए, तो ये इसमें आ जाते हैं आपके टाइप 2A मसल फाइबर्स काम में। और जो आपकी स्प्रिंटिंग हो गई या पावर मूव्स हो गए, जैसे प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज हो गई, बॉक्स जंप्स हैं, मसल अप्स, तो इन सब में, या फिर स्ट्रेंथ वर्कआउट्स हो गए या हैवी वेट लिफ्टिंग हो गई, उसमें आ जाते हैं आपके टाइप 2B मसल फाइबर्स। तो जो फोर्स प्रोडक्शन होता है ना स्लो टिच मसल फाइबर्स का लो होता है, और टाइप 2A का मीडियम होता है, और जो फास्ट टिच होते हैं इनका फोर्स प्रोडक्शन हाई होता है। तो अब चलिए मोटर यूनिट्स को समझते हैं। मोटर यूनिट, तो मोटर यूनिट बेसिकली एक नर्व टू मसल कनेक्शन होता है, और एक सिंगल मोटर यूनिट में हमारा एक मोटर न्यूरॉन होता है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्टिमुलस कैरी करता है मसल तक, और मसल के जितने भी फाइबर्स को वो कंट्रोल करता है या इनर्वेट करता है, उसी को कहते हैं हम मोटर यूनिट। तो जैसे कि अगर मुझे ये अब बाइसेप को कॉन्ट्रैक्ट करना है, छोटा है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल देगा, और वो कौन कैरी करेगा, अल्फा मोटर न्यूरॉन मसल तक, और देगा मसल को कि चलो भाई ऊपर से ऑर्डर आया तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट करना है। पर जो मोटर यूनिट होता है, मोटर न्यूरॉन होता है, वो एक ही टाइप के मसल फाइबर के मल्टीपल फाइबर्स को इनर्वेट कर सकता है या कंट्रोल कर सकता है, पर डिफरेंट टाइप ऑफ मसल फाइबर के मल्टीपल फाइबर्स को इनर्वेट नहीं कर सकता। तो एक मोटर न्यूरॉन जो है वो फास्ट टिच के भी मसल फाइबर को इनर्वेट कर रहा है और स्लो टिच के भी मसल फाइबर्स को इनर्वेट कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसी बेस पे हमारे मोटर यूनिट्स भी डिवाइड हैं, लो थ्रेशोल्ड और हाई थ्रेशोल्ड और मीडियम थ्रेशोल्ड। तो लो थ्रेशोल्ड मोटर यूनिट्स जो होते हैं वो हमारे इनोवेट करते हैं टाइप 1 मसल फाइबर्स को, जो होते हैं स्लो ट्विच मसल फाइबर्स, और इनका जो फोर्स प्रोडक्शन होता है वो लो होता है, और एंड्योरेंस कैपेसिटी हाई होती है। तो ये एंड्योरेंस एथलीट्स जो होते हैं, मैराथन रनर्स, तो ये इन स्पोर्ट्स में इनका ज़्यादा काम होता है, और इनका जो हाइपरट्रॉफी का पोटेंशियल होता है, यानी कि मसल गेन का जो पोटेंशियल होता है वो काफ़ी लो होता है। अब बात करते हैं मीडियम थ्रेशोल्ड मोटर यूनिट्स की। तो मीडियम थ्रेशोल्ड मोटर यूनिट्स जो है वो इनोवेट करता है हमारे टाइप 2A मसल फाइबर्स को। तो जो हमारे टाइप 2A मसल फाइबर्स होते हैं वो काफ़ी अडेप्टेबल होते हैं, तो ये अपना फाइबर टाइप जो है वो टाइप 1 में भी शिफ्ट कर सकते हैं और टाइप 2B में भी। तो इसलिए इन रिस्पॉन्स टू योर ट्रेनिंग, इसलिए आपको स्पेसिफिक होना चाहिए काफ़ी अपनी ट्रेनिंग्स को लेके। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, आप स्ट्रेंथ एथलीट हैं और आप एंड्योरेंस के लिए ट्रेन करें या फिर हाई वॉल्यूम वर्क कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपके जो फाइबर टाइप है वो शिफ्ट कर जाएगा एंड्योरेंस की तरफ। और एंड्योरेंस किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, टाइप 1 मसल फाइबर स्लो ट्विच। तो ये काफ़ी काउंटर प्रोडक्टिव है आपकी परफॉर्मेंस के लिए, तो इसलिए आपको स्पेसिफिक होना चाहिए अपनी ट्रेनिंग्स को लेके।
तो इसी में उन्होंने एक कोड भी दिया है, स्पेसिफिसिटी इन स्पोर्ट इज़ किंग। तो चलिए अब बात करते हैं हाई थ्रेशोल्ड मोटर यूनिट्स की। तो जो हाई थ्रेशोल्ड मोटर यूनिट्स होते हैं वो इनोवेट करते हैं हमारे टाइप 2B मसल फाइबर्स को, जिन्हें हम टाइप 2X भी कहते हैं। तो ये मसल फाइबर्स जो होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इनका फोर्स प्रोडक्शन हाई होता है और ये एनारोबिक मेटाबॉलिज्म यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी थक जाते हैं। और इनमें जो पोटेंशियल होता है हाइपरट्रोफी का, वो भी यानी कि मसल साइज़ का गेन करने का, वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। और यही वो मेन टाइप ऑफ मसल फाइबर्स हैं जो हम डेवलप करते हैं अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग्स में और पावर ट्रेनिंग्स में। तो इसी टॉपिक में उन्होंने हैनेमन साइज प्रिंसिपल भी समझाया है, तो चलिए उसको भी समझते हैं। हैनेमन साइज प्रिंसिपल, तो हैनेमन साइज प्रिंसिपल के हिसाब से जो हमारा मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट होता है वो हमारा होता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी कि जो हमारे मोटर यूनिट्स होते हैं वो पहले लो थ्रेशोल्ड मोटर यूनिट्स काम में आएंगे, फिर मीडियम, फिर हाई। तो सपोज़ करिए जैसे मैं ये पानी की बोतल लिफ्ट कर रहा हूँ, तो इसमें मेरे हाई थ्रेशोल्ड और मीडियम थ्रेशोल्ड काम में नहीं आएंगे। लो थ्रेशोल्ड मोटर यूनिट से इतने इनफ पावर जनरेट कर पा रहे हैं कि मैं बोतल उठा ले रहा हूँ। पर अगर मैं कोई ऐसा वेट लिफ्ट कर रहा हूँ, हैवी वेट लिफ्ट कर रहा हूँ, जिसको उठाने के लिए लो थ्रेशोल्ड मोटर यूनिट्स फोर्स उतना जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, तब मेरे काम में आएंगे मीडियम। और अगर मीडियम भी उतना जनरेट नहीं कर पाते हैं, देन आई विल एंड अप यूजिंग माई हाई थ्रेशोल्ड मोटर यूनिट्स। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि हमें मसल गेन के लिए या फिर स्ट्रेंथ के लिए ट्रेन करना है तो हमें क्या बोलते हैं हैवी वेट्स लिफ्ट करने होंगे और इंटेंस और डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज की वेरिएशंस करनी होंगी, सो दैट वी कैन एंश्योर कि हम हाई थ्रेशोल्ड मोटर यूनिट्स को ट्रेन कर रहे हैं और हमारे मीडियम थ्रेशोल्ड मोटर यूनिट्स भी ट्रेन हो, तो वो भी एक्सप्रेस कर सकें हमारी हाई थ्रेशोल्ड मोटर यूनिट्स की क्वालिटीज़ को। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूरल एडेप्टेशंस फॉर स्ट्रेंथ। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाता कैसे है, तो इस टॉपिक में वही 6 तरीके बताए हुए हैं जिससे जो आपका नर्वस सिस्टम होता है वो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है। तो पहला है रिक्रूटमेंट। तो जैसे जैसे आपकी फोर्स प्रोडक्शन की नीड बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे आपका मोटर यूनिट्स का रिक्रूटमेंट होता चला जाता है, स्लो, मीडियम, हाई। जो हमारे मसल्स होते हैं ना, उसके अंदर हमारे लिमिटर्स होते हैं, जिन्हें मैकेनो रिसेप्टर्स भी कहते हैं। तो एक होता है मसल स्पिंडल्स, जो स्ट्रेच और लेंथ सेंस करता है मसल में, तो ये हम आगे फर्दर स्ट्रेचिंग के सेक्शन में पढ़ेंगे। और एक होता है हमारा गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स, तो ये मस्कुलर टेंडिनस जंक्शन में होता है, जहाँ पे आपकी जो मसल है वो टेंडन बनना स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्या करता है, अगर आप कोई हैवी वेट उठा रहे हैं और उसको उठाने के लिए आप इनफ फोर्स जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये क्या करता है, ये सिग्नल देता है ब्रेन को। और ब्रेन क्या करता है, वो आपकी मसल फोर्स प्रोडक्शन कम कर देता है ताकि आपको फर्दर कोई इंजरी ना हो। तो ये जो इनहिबिशन इफेक्ट है ये हम कम कर सकते हैं अगर हम मैक्सिमल और सब मैक्सिमल इंटेंसिटीज़ पे ट्रेन करें, जैसे 85 और 90% की इंटेंसिटीज़ पे, 1 रेप मैक्स और 3 रेप मैक्स रेंजेस पे। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, रेट कोडिंग और फायरिंग रेट। तो जब भी हमें मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है तो जो नर्वस सिस्टम है वो एक सिग्नल देता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल देता है मोटर न्यूरॉन के ज़रिए मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो जब ये सिग्नल हर एक पहले और दूसरे सिग्नल के बीच का जो टाइम है वो जब कम हो जाता है, मीन्स कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए रैपिडली सिग्नल मिलते हैं, तो ये इससे क्या होता है, मसल्स का रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड टॉपिक की, सिंक्रोनाइजेशन और इंट्रामस्कुलर कोऑर्डिनेशन की। तो ये बेसिकली आपके नर्वस सिस्टम की एबिलिटी होती है कि आपका नर्वस सिस्टम कितना एफिशिएंटली मोटर यूनिट्स को रिक्रूट कर पा रहा है। क्योंकि जो अनट्रेन्ड लोग होते हैं ना, उनके नर्वस सिस्टम मोटर यूनिट्स को रैंडम पैटर्न में रिक्रूट करता है। आप इस चीज़ को टग ऑफ वॉर के गेम से समझ सकते हैं, जहाँ पे आपकी एक तरफ है ए टीम और एक तरफ है बी टीम। तो जो ए टीम है वो, उसमें जो लोग हैं वो बारी बारी रस्सी को खींच रहे हैं, तो इसमें जो फोर्स प्रोडक्शन होगा वो लो होगा। और एक तरफ है बी टीम, जहाँ पे जो लोग हैं वो एक साथ सिंक्रोनाइज्ड वे में रस्सी को खींच रहे हैं, तो इसमें जो फोर्स प्रोडक्शन होगा वो हाई होगा। तो जैसे जैसे आप ट्रेंड होते जाते हैं, आपका जो मोटर यूनिट है, आपका जो नर्वस सिस्टम की एबिलिटी है मोटर यूनिट को रिक्रूट करने की, वो सुधरती चली जाती है और वो सिंक्रोनाइज्ड वे में मोटर यूनिट्स को रिक्रूट करते हैं, मीन्स कि एक साथ रिक्रूट करते हैं बजाय उसको बारी बारी रिक्रूट करने के। अब बात करते हैं हमारे फोर्थ टॉपिक की, जो है कंट्रीब्यूशन और इंटरमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। तो ये बेसिकली प्रैक्टिस पार्ट है ट्रेनिंग का, कि आप किसी एक्सरसाइज की टेक्निक को कितना सही से परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो जब आप नए होते हैं किसी एक्सरसाइज में, तो आप उसकी टेक्निक को एकदम से आप सही से नहीं कर पाते हैं, आपको सीखनी पड़ती है उसकी टेक्निक को, ब्रेक डाउन करना पड़ता है उसकी टेक्निक को। तो आप एज फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं पुलअप्स को। तो पुलअप्स में क्या होता है, हम पहले डेड हैंग करते हैं, जो शोल्डर है हम उसको डिप्रेस करते हैं, फिर स्कैपुलर मसल्स को टाइट करते हैं, फिर पुल करते हैं। पर जो नया बंदा होगा वो शोल्डर डिप्रेशन और स्कैपुलर मसल्स को टाइट करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। तो इसीलिए सेफली प्रोग्रेस करने के लिए टेक्निक को सीखना बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ है एंटैगनिस्ट इनहिबिशन और रेसिप्रोकल इनहिबिशन। तो इसको समझने के लिए पहले आपको ये समझना चाहिए कि एगनिस्ट क्या होता है और एंटैगनिस्ट मसल्स क्या होती हैं। तो मसल्स जो होती हैं वो हमेशा पेयर में काम करती हैं। तो एक मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो दूसरी रिलैक्स होगी।
तो जो मेन वर्किंग मसल होती है, जो कॉन्ट्रैक्ट होती है, उसको कहते हैं हम एगनिस्ट मसल, और जो रिलैक्स होती है उसको कहते हैं हम एंटेगनिस्ट मसल। तो जब भी आप कोई मूवमेंट करते हैं तो कुछ रेजिस्टेंस और फोर्सेस जो होती है वो आती है आपकी एंटेगनिस्ट मसल्स में से। इसी के रिडक्शन को एंटेगनिस्ट इनिबिशन कहते हैं, क्योंकि अगर एंटेगनिस्ट मसल से इनिबिशन कम होगा, रेजिस्टेंस कम आएगा, तो जो एगनिस्ट मसल है वो सही से काम कर पाएगी। सिक्स्थ है मोटर लर्निंग। तो मोटर लर्निंग जो होती है वो अपने आप ही दिमाग में होती है ऑटोमेटिकली। तो जब भी आप किसी भी एक्सरसाइज या किसी भी स्किल को आप रिपीटेडली करते रहते हैं तो आपका जो ब्रेन होता है उस एक्सरसाइज को करते वक्त ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो जो मोटर कॉर्टेक्स होता है और जो सेरेबेलम और ब्रेन के और भी जो पार्ट्स होते हैं जो मूवमेंट को कराने में मदद करते हैं वो सब एक्टिव रहते हैं। तो कोई भी स्किल को करते वक्त आपको 100% फोकस्ड रहना है। इस चीज़ को ना आप कॉन्शियसली ट्रेन नहीं कर सकते, है ना, कि अगर आप वन आर्म हैंडस्टैंड करना चाह रहे हैं तो आप सोचें कि मैं अगर ऐसे ऐसे करूँगा तो ऐसे नहीं होगा, क्योंकि आपको करना पड़ेगा, तभी आपका ब्रेन उस पैटर्न को, मूवमेंट पैटर्न को लर्न कर पाएगा। तो अब हमारा फोर्थ सब टॉपिक है द रोल ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसे कि अब हम जानते हैं कि जो CNS है हमारा, इसके काफ़ी सारे काम है, मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट, मोटर प्लानिंग, मोटर एक्टिवेशन और फीडबैक देना ब्रेन को। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसकी लिमिटेड रिकवरी होती है, तो अगर आप इसको उतना टाइम नहीं देंगे रिकवर होने का तो ये अपने फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर पाएगा। तो इसको आप एक स्विमिंग पूल की तरह समझिए। जब भी आप ट्रेन करते हैं तो आपने इसमें से थोड़ा पानी निकाल लिया, और जब भी आप अपनी डाइट, स्लीप और रेस्ट सही से रखते हैं तो क्या करते हैं, आप अपना इसमें पानी वापस से डाल दिया, प्लस जो पूल की गहराई है वो भी बढ़ जाती है। तो ऐसे ही आपकी वर्क कैपेसिटी बढ़ती चली जाती है। पर अगर आपने इसमें से ज़्यादा पानी निकाल लिया और उसको रिकवर होने का टाइम नहीं दिया, मीन्स कि आपने सही से खाना पीना, अपना सोना नहीं किया आपने, तो आप ओवर ट्रेनिंग फेज़ में जा सकते हैं, आप प्लेटो भी फेस कर सकते हैं, और इन वर्स्ट केस आपकी परफॉर्मेंस भी गिर सकती है। तो जो वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स होते हैं उसमें एक हफ्ते का डीलोड वीक होता ही होता है, ताकि उनका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो रिकवर कर पाए। मे बी अगर आप प्लेटो फेस कर रहे हैं अपनी ट्रेनिंग्स में, है ना, तो मे बी आपके लिए रेस्ट ज़्यादा ज़रूरी है बजाय और ज़्यादा ट्रेन करने के। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ हाइपरट्रोफी। तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे कौन से वो प्राइमरी फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मसल हाइपरट्रोफी के लिए। तो इसमें पहला है हमारा मैकेनिकल टेंशन, दूसरा है इसेंट्रिक डैमेज एंड माइक्रोट्रॉमा, और तीसरा है हमारा मेटाबोलाइट एक्यूमुलेशन। तो चलिए मैकेनिकल टेंशन को समझते हैं। तो जब भी आप हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करते हैं या हैवी वेट को लिफ्ट करते हैं तो उस वेट को लिफ्ट करने के लिए आपकी जो मसल है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करी है, कितना टेंशन एक्सपीरियंस करी है, वो होता है हमारा मैकेनिकल टेंशन। तो सपोज़ अगर मैं 20 किलो भी लिफ्ट कर रहा हूँ और एक तरफ 40 kg लिफ्ट कर रहा हूँ, तो जो मेरा 20 kg को लिफ्ट करने में जो मैकेनिकल टेंशन है वो कम होगा इन कंपेरिजन टू 40 kg। अब बात करते हैं इसेंट्रिक डैमेज एंड माइक्रोट्रॉमा की। इसेंट्रिक डैमेज एंड माइक्रोट्रॉमा, तो आप इसे मसल डैमेज भी कह सकते हैं, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो जो आपकी मसल टिश्यू है उसमें माइक्रो टेयर्स हो जाते हैं, मींस कि जो आपकी मसल है वो डैमेज होती है, और फिर ये एक हाइपरट्रॉफिक रिस्पॉन्स जनरेट करती है और फिर रिपेयर होती है। अब बात करते हैं हमारे मेटाबोलाइट एक्यूमुलेशन की। तो इसमें क्या होता है कि जो आपके मेटाबोलाइट्स होते हैं जैसे क्रिएटिन, लैक्टेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, हाइड्रोजन आयंस एंड एटसेट्रा, ये जो होते हैं ये मसल में बिल्डअप हो जाते हैं जब आप मॉडरेट या लो इंटेंसिटी की एक्सरसाइज को लंबे समय तक या फिर उसके हाई रेप्स करते हैं। तो जो आपको मसल में जो पंप और बर्निंग सेंसेशन फील होता है वो मेटाबोलाइट्स के एक्यूमुलेट होने की वजह से ही होता है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सब टॉपिक की, जो है ओपन एंड क्लोज चेन एक्सरसाइजेस। तो ओपन काइनेटिक चेन एक्सरसाइजेस वो एक्सरसाइजेस होती हैं जिसमें जो आपके आर्म्स और लेग्स होते हैं, मीन्स कि जो आपके लिम्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो ओपन काइनेटिक चेन एक्सरसाइजेस के एग्जांपल हो गए जैसे लेग एक्सटेंशन हो गया, हैमस्ट्रिंग कर्ल्स हो गए मशीन्स पे, और बाइसेप कर्ल्स और ट्राइसेप एक्सटेंशंस। अब बात करते हैं हमारे क्लोज्ड काइनेटिक चेन एक्सरसाइजेस की। क्लोज काइनेटिक चेन एक्सरसाइजेस वो एक्सरसाइजेस होती हैं जिसमें जो आपके आर्म्स और लेग्स होते हैं, मीन्स जो आपके लिम्स होते हैं वो फ्रीली मूव नहीं करते हैं, वो फिक्स्ड होते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से। तो क्लोज काइनेटिक चेन एक्सरसाइज के एग्जांपल हो गए जैसे पुल अप्स, पुश अप्स, डिप्स, स्क्वाट्स एंड एटसेट्रा। तो ओपन काइनेटिक चेन और क्लोज काइनेटिक चेन एक्सरसाइज में डिफरेंस क्या है? तो आपको जैसे अगर बाइसेप ट्रेन करना है तो ओपन काइनेटिक चेन एक्सरसाइज हो जाएगी आपके लिए बाइसेप कर्ल्स, और क्लोज काइनेटिक चेन एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी पुल अप्स और चिन अप्स। तो अब हमारा जो चैप्टर 2 है ओवरकमिंग ग्रेविटी का वो हमने ख़त्म कर लिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।